नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज मैं आपको फिर से एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं हमारे परिवार, समाज, देश, धर्म और पूरे विश्व के साथ जुड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूं शिक्षा पर आधारित कई सवाल हैं। शिक्षा के गिरते स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए और कोरोना काल के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा रहा, ऐसे बहुत से सवाल हैं। इन सब सवालों के जवाब के लिए हम पहुंचे हुए हैं निसिंग के गांव गोंदर के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज पटौदी से है और उनके नेतृत्व में, उनके संरक्षण में यहाँ पर एक बड़ा बेहद ही खूबसूरत एक स्कूल चलाया जा रहा है और जिसका नाम है स्वामी अमरदेव आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे इसी स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं राखी गिबरानी जी। उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस समय जो शिक्षा का स्तर है, किस स्तर पर वो पहुंचा हुआ है, उसका लेवल क्या है। और मैं आपको इसी के अंदर जो बताना चाहता हूं कि जो इस पूरे स्कूल को जो चलाया जा रहा है वो स्वामी धर्मदेव जी के जो शिष्य हैं गोविंद कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में यह स्कूल, उनकी देख रेख में चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस स्कूल का इस क्षेत्र में बेहद ही बड़ा प्रभाव है और यहाँ पर जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं वो सब बातें मैं भी आपको बताऊंगा और साथ में हमारे साथ जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो भी बताएंगी। उनसे हम बहुत से सवाल करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा का स्तर इस समय क्या है। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप इस खबर को साथ के साथ लाइक, शेयर और इसको पूरी खबर को देखना, क्योंकि जो ये मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस खबर का बहुत बड़ा महत्व रहने वाला है। क्योंकि आपके बच्चों को जो संस्कार दिए जा रहे हैं, जो शिक्षा दी जा रही है, उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले मैं राखी मैम आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। धन्यवाद जी मैम, आपसे आज हम खास तौर पर एक एक्सक्लूसिव बातचीत करने जा रहे हैं शिक्षा के स्तर पे। आपने बड़े टॉपिक्स लिखे हैं शिक्षा को लेकर, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं जी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। जी मैम, जो आपसे हम बात करना चाह रहे हैं कि इस समय, क्योंकि पूरा लगभग 1 साल होने वाला है कोरोना काल के अंदर, बच्चे अपने घरों पे हैं, शिक्षक 2 मोड़ पे हैं, एक तो बच्चों में है, फिर स्कूल में है, अपने घर में है। उनके लिए भी बड़ा चैलेंज सा रहा है क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों की काफ़ी बड़ी है। और इसी विषय पे मैं आपसे आज बात करना जा रहा था, तो आपसे जानना चाहते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है इस समय, आपको क्या लगता है इस समय उसका क्या लेवल से? धन्यवाद आपका कि आपने मुझे निमंत्रण दिया आपके चैनल पे बोलने के लिए। और मैं रिपीट करूँगी कि सभी आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। जी शिक्षा का स्तर इस समय कोरोना काल में चैलेंज हम सबके लिए बड़ा है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आज समाज में गया है, वो है हमारे स्कूल्स, विद्यालयों का रोल। एक स्कूल में हम लोग तकरीबन 1000 बच्चों की अगर स्ट्रेंथ है, उसको भी हम सुचारू रूप से चला लेते हैं। और आज अगर 2 बच्चे या 1 बच्चे भी घर पर हैं तो माता पिता उनको पढ़ाने में, उनको डिसिप्लिन में रखने में बहुत चैलेंज महसूस कर रहे हैं। तो पहला जो हमारे विद्यालय हैं, हमारे स्कूल्स हैं, इनके रोल के बारे में, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत क्लियर मैसेज आप तक पहुंच चुका है कि किस तरह का परिश्रम जो है यहाँ पर हमारे टीचर्स करते हैं। कोरोना काल में बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हमारा चैलेंज बढ़ा। जो हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं 5 या 6 घंटे तक लिमिटेड था, परंतु कोरोना काल में ये 6 घंटे बढ़कर 10-12 घंटे भी हुआ, जहाँ टीचर्स ने नई स्किल सीखे कि किस तरीके से वो वीडियो को, कैमरा को फेस करते हुए अपने लेक्चर तैयार करेंगे। बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि फ़िज़िकल रूप में टीचर सामने नहीं है और मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं है। घर में डोर बेल भी बज रही है, किचन के अंदर कुकर की सीटी भी बज रही है, छोटा भाई रो रहा है। उस बीच में कैसे बिना टीचर के मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से पढ़ा जाए, बच्चे के लिए बहुत चैलेंज था।
और वहीं पेरेंट्स के लिए, ख़ास तौर से ऐसे माँ बाप जिन्होंने घर से बाहर निकलना है कामकाज के लिए और पीछे बच्चे अनअटेंडेड हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो ये एक अनप्रिपेयर्ड टाइम हमारे सामने आया। हमने ज़िंदगी में शायद कभी ऐसा समय ना देखा हो, शायद जब वर्ल्ड वॉर्स रहीं वो समय शायद मैं मान सकती हूँ ऐसा रहा होगा कि बॉर्डर के पास या जहाँ युद्ध छिड़ा है वहाँ के बच्चे नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल नहीं खुल रहे, परंतु पूरे विश्व के लिए और पूरे देश के लिए ऐसा होना कि स्कूल बंद हो जाएं और बच्चे घर बैठे हैं, ये बहुत दुखदायक था। और इस समय ने हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया है। बेशक टेक्नोलॉजी से जब हम जुड़े हैं तो इसके नकारात्मक और सकारात्मक। जी, मैं इसी भी आपको टोक रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें मैम, कहीं ना कहीं कोरोना काल है कि जो हमारे बच्चे थे, जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनको हाई टेक्नोलॉजी जो थी उसका ज्ञान बड़ा है, वो जिसके सकारात्मक परिणाम तो होंगे ही, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका नकारात्मक रह सकता है, ऐसा आपको लगता है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हैं, ये सृष्टि का नियम है। आप और मैं सूर्य के सामने इस समय बैठे हैं, हमारी परछाई हमारे साथ है, तो इसके अंदर इसको हम क्या करें, क्या हम इसे बंद कर दें? तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी हो, साइंस या टेक्नोलॉजी, इसका सही उपयोग जब हम सीखते हैं तो ही हम उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। और इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पेरेंट्स को स्कूल के द्वारा, समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी जाए कि कैसे वो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पे नज़र रख सकते हैं। बहुत सारे आज के समय पे ऐसे टेक्निक्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम बच्चे की गतिविधि को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं इनको भी ये समझना होगा कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो जिस तरीके से कहते हैं कि बॉम्ब बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वहीं पे इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग वो पीएचडी करने के लिए भी कर सकते हैं। तो उनको मोरल एजुकेशन के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा हम जोड़ सकते हैं, सकारात्मक इसके प्रभाव बढ़ा सकते हैं। परंतु अभी इस समय की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम तैयार नहीं थे, हमारे लिए ये परिस्थिति अचानक उत्पन्न हुई, हम तैयार नहीं थे, तो इस समय नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखने को मिले हैं। बच्चों को एक अनमाहौल चाहिए, बच्चा बच्चे के साथ ही पढ़ना चाहता है। आज वो बच्चा अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से दूर हो गया है, वो अपने टीचर्स से दूर हो गया है, उसको मानसिक तनाव महसूस हो रहा है। इसी तरीके से मोबाइल और फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसकी आँखों पर भी प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे बच्चों ने अपनी डाइटिंग हैबिट ख़राब कर ली है, स्लीपिंग और वेकअप टाइम पीरियड जो होता है वो ख़राब हो गया है। तो हम तैयार नहीं हैं, ये तो सच्चाई है, परंतु इसका रास्ता विद्यालयों से ही निकलता है। सभी विद्यालय, जैसे कि हमारा विद्यालय है, ट्रेनिंग सेशंस करवा रहे हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जिसका प्रभाव ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। जी मैम, हम बात करें कि जो शिक्षा का स्तर है, कहीं ना कहीं जो बच्चों के जीवन पर काफ़ी बड़ा इस समय 1 साल का पूरा जो प्रभाव पड़ा है उनके दिमाग के अंदर, कि जो टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी उनके पास पहुंची है, उसका उन लोगों ने लाभ उठाया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो लगता है कि बच्चों का जो दिनचर्या थी वो डिस्टर्ब होगी बहुत ज़्यादा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है मुझे भी, कि बच्चे घर पे रहने से फैटी हो गए हैं, उनका सोने का, उठने का, खाने का, पीने का सारा समय वो गड़बड़ हो गया, अव्यवस्था हो गया है। और ये मैम जो इस तरह से रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि स्कूल के जो शिक्षक थे इस ओर वो ध्यान दे पाए हैं या नहीं दे पाए, बच्चों को ये चैप्टर लिया है या नहीं लिया, क्योंकि ये शिक्षा में ही आता है। मैम, आपको क्या लगता है, ऐसा कोई चैप्टर हुआ है क्या? शिक्षा में जो हमारे अध्यापकों का रोल था उसने समहाउ कवर करा है। जैसे हमारे स्कूल की अगर हम बात करें तो हर रोज़ सुबह पूरे 7 बजे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेयर जाती है, थॉट ऑफ द डे जाता है, और वो बच्चों को हमने क्लास वाइज ड्यूटी दी है। वो एक दिन पहले उसको चेक करवाते हैं और जो स्कूल टीचर्स हैं वो ग्रुप में पोस्ट करते हैं। परंतु डेफिनेटली ये मैं डिनाई नहीं करूँगी कि इसको प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है जितना थ्योरेटिकली बात करना है, क्योंकि हम बच्चों के संपर्क में डायरेक्ट नहीं हैं।
दूसरी बात ये आती है कि इस टेक्नोलॉजी का बच्चों के दिनचर्या पे जो प्रभाव आया है, ये अच्छा हुआ कि इन्हें एडवांस में पता चल गया। अगर आप देखेंगे आज के समय पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम इंडिया में ही रहकर अब्रॉड से एजुकेशन ले सकते हैं। तो हमने लगातार बच्चों को ये अवेयर करा है कि ये पॉजिटिव आप देखिए कि आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो गए हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अमेरिका जाके पढ़ाई करते हैं तो आपको वीज़ा लगवाना है, आपको बहुत सारे पेपर्स क्लियर करने हैं और फिर वहाँ जाके लिविंग आपको बियर करनी है और फिर जाकर आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आज नहीं कई साल पहले से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रही हैं जिसमें वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, मगर इंडिया जैसा देश उसको उतना अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाया। तो इस समय ने वो रास्ते भी हमारे बच्चों के लिए खोले हैं, पर क्योंकि ये भारतवर्ष और गुरु और शिष्य का जो एक परंपरा है, एक जो प्यार और लगाव है, वो तो पीछे छूटा ही है। जी जी मैडम, हम बात करें, वाकई में ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि जो हमारे बच्चे हैं कि उनको ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने का जो अवसर मिला है, उसका आने वाले समय में हमारे देश को बड़ा लाभ होने वाला है, ऐसा मुझे भी लगता है जो आपसे बातचीत हुई है। तो मैम, आपको क्या लगता है कि जो हमारे बच्चे, जिन्होंने अभी से ही, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, मीडियम भी हैं, इन सब बच्चों ने ऑनलाइन जिस तरह से शिक्षा ग्रहण की है, तो इसका कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ तो मिलेगा ही, और जो हमारे टीचर्स हैं उनको इन चीज़ों से क्या फ़ायदा हुआ है कि उनको भी, जहाँ तक मुझे लगता है कि शिक्षा डायरेक्टली बच्चे के दिमाग में डालने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर मिला है। आप क्या कहते हैं इसको? जी, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि गूगल हमें सब कुछ बता सकता है, मगर गूगल हमारा टीचर नहीं हो सकता। तो गूगल ने बहुत रास्ता ये खोल दिया कि कुछ हमारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ दिस, वाई वी आर डूइंग दिस, हाउ वी कैन डू दिस, ये जो चीज़ें हैं ये गूगल हमें बता सकता है, टेक्नोलॉजी हमें बता सकती है, मगर उसके पीछे का मोरल और उसके पीछे रिसर्च करने की क्षमता, वो उसके लिए हमें गुरु की ज़रूरत है। तो टेक्नोलॉजी का जितना हम इस्तेमाल करेंगे तो हम वो क्वेश्चन जो गूगल पे सर्च करने से, जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं कि हिस्ट्री में किस डेट को कौन सा युद्ध हुआ, ये गूगल या टेक्नोलॉजी हमें अच्छे से बता देगी, परंतु युद्ध के पीछे के कारण, उसमें इमोशनल फैक्टर क्या थे, जैसे अभी कल ही मैं गुरु महाराज जी को सुन रही थी, स्वामी धर्मदेव जी को, तो उन्होंने बताया कि राम मंदिर के लिए कई वर्षों से युद्ध हुए और बहुत संघर्ष हुआ। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद अपने जो है सिर पे ईंट रखकर प्रचार करा कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और वो ईंट फिर वहाँ अयोध्या में आज है। और बता रहे थे कि और भी लोगों ने ऐसा संकल्प लिया। वो जो बताते हुए जो उनकी फीलिंग थी या जो उनका संदेश था, उसके लिए हमें एक टीचर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ब्लेंड टीचिंग। इसका उपयोग हम विद्यालयों को करना पड़ेगा। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लासेस बहुत सारे स्कूलों में पहुंच चुकी है और इस समय के बाद, कोरोना के बाद, ये बढ़ने वाला है। स्मार्ट क्लासरूम का उपयोग टीचर्स कैसे करें, कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली करना, उसके अंदर से निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना, रियल लाइफ में उसकी कहाँ यूज़ हो सकती है, ये टीचर बता सकते हैं। इससे टीचर का जो 45 मिनट का लेक्चर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि वो उस 45 मिनट में ज़्यादा अच्छी डिलीवरी दे सकते हैं। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है फ्लिप टीचिंग। फ्लिप टीचिंग कॉन्सेप्ट है कि आपका क्लास वर्क आपका होमवर्क बन जाए और आपका होमवर्क आपका क्लास वर्क बन जाए। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक चैप्टर पढ़ाना है, तो टीचर का तकरीबन 80% टाइम उस चैप्टर को रीड करने में या एक्सप्लेन करने में निकल जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के डाउट्स कवर नहीं हो पाते। अब फ्लिप टीचिंग, क्योंकि घर घर में व्हाट्सएप में क्लासेस चल रही हैं, जूम पर बच्चे पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में विद्यालय ऐसा कर सकते हैं कि इन लेक्चर्स को बच्चों को एज अ होमवर्क दें। बच्चे घर से लेक्चर देख कर आएँ। यूट्यूब चैनल हो सकता है स्कूल का, जूम क्लासेस हो सकती हैं, आपके पास गूगल क्लासरूम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें पता भी चल जाएगा कि किस किस बच्चे ने वो वीडियो देखी है।
अब बच्चा घर से वीडियो देख आया, उसने देख लिया कि टीचर ने क्या पढ़ाना है, और क्लास में टीचर बच्चों से उसी टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे, तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बच्चे पढ़कर आएंगे, उनको डिस्कशन और डिबेट का बहुत अच्छा समय मिलेगा। तो डेफिनेटली मैं हमेशा ये मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी और टीचर का पर्सनल स्किल जब भी ये मैच करेगा, इसको कम्बिनेशन बहुत बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए। मैम इसी के अंदर एक सवाल जो है वो मेरे मन में आया, मेरे जहन में आ गया कि जब बच्चे अपने टीचर के आई कांटेक्ट में रहते हैं तो मैम उस समय बच्चों का जो चाल चलन है, जो उनको संस्कार मिलते हैं और जो उनको अनुशासन मिलता है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1 साल का जो ये गैप है उसके लिए उनको नए सिरे से सीखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये? जी बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। मैं हमेशा बोलती हूँ कि डर आँखों में होना चाहिए। ज़बान से डरा कर बोलकर हम बच्चों को नहीं डरा सकते। हमारी आँखें हमारे दिल तक का रास्ता भी होती है, और ये हमारी अंदर विचारों को भी, अगर आप टीचर को, जैसे आई कांटेक्ट, मैं हमेशा टीचर्स को बोलती हूँ कि आई कांटेक्ट इसलिए ज़रूरी है कि जब बच्चा आपको देख रहा है तो वो आपके सिर्फ बोले हुए शब्द नहीं, आप जो उस समय महसूस कर रहे हैं, जो आपकी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, उसको भी आंखों से कैच करता है। अब जो हम वीडियो पे देखेंगे तो डेफिनेटली वो मिस होने वाला है, पर्सनल टच मिस होने वाला है। और जो आई कांटेक्ट है, या जो एक पर्सनल टीचर का टच होता है बच्चे के साथ, कि कोई बच्चा नहीं कर पा रहा, टीचर उसके पास जाके खड़ा हो जाए, कोई बच्चा शोर मचा रहा है, सिर्फ टीचर जाके उसके सिर पे थोड़ी थपथपी दे दे, ये तो हमारे बच्चों को चाहिए। तो इसीलिए अगर हम बोलें कि ऑनलाइन क्लासेस जो अभी कोरोना काल में हुई, तो वो पेरेंट्स जिसमें से एटलीस्ट मदर या फादर घर पे बच्चों के साथ रुके हैं, उन्होंने वो टीचर का एक सुपरवाइज़र वाला रोल निभाया है, वहाँ हमारे को रिज़ल्ट बेटर मिले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम नहीं पहुँच पा रहे थे उनके पास, तो कोई पेरेंट या कोई घर का बड़ा साथ बैठा है, हमें उससे बड़ा सपोर्ट मिला। लेकिन जहाँ ये चीज़ नहीं थी, वहाँ रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं मिला। बच्चों ने ऑनलाइन आकर अटेंडेंस लगाकर और हमें धोखा भी दिया है कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं पढ़ रहे थे। तो पर्सनल टच बिल्कुल टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक है, और फेस टू फेस टीचिंग के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग जो है एक कंडेम्ड है, जिसको हम यूज़ करेंगे। जी मैम, मैं अपने सभी दर्शकों को एक मैसेज दे दूं कि जो ये हम आपको आज अब तक टाइम्स पर खबर दिखा रहे हैं, ये आपके जीवन में बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। हम चाहेंगे आप इसको साथ के साथ लाइक और शेयर करें, और हम चाहेंगे कि इस खबर को आप तकरीबन हर घर के अंदर ये खबर होनी चाहिए, क्योंकि जो ये विषय हम लोगों ने लिया है, ये विषय हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। हम बात कर रहे हैं राखी गिरब्रानी मैडम से, उनसे जानना चाहेंगे, मैम बच्चों ने जो पूरा 1 साल अपने घरों में अपने माँ बाप के संरक्षण में निकाल दिया, तो मैम कहीं ना कहीं हमें लगता है कि माँ बाप को भी पता लगा कि बच्चों की जो जिम्मेदारी है उसको कैसे निभाना है। क्या समझती हैं आप, ये बात कहाँ तक उचित है? जी बिल्कुल उचित है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को जानने का बहुत सुअवसर मिला है। ये अब प्रैक्टिकली ये डिफरेंट हो सकता है कि पेरेंट्स उसको कैसे डील कर रहे हैं। ये उनकी कमी ना होते हुए भी हो सकता है कि वो बहुत बिजी हैं, वर्किंग है। परंतु ये बहुत सुनहरा अवसर था, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आप समझिए कि पेरेंट्स के साथ उनको जो समय बिताना है वो सिर्फ शायद डिनर टाइम ही बचता है। पहले बच्चा सुबह स्कूल, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस, स्पोर्ट्स, तो उस डिनर टाइम में शायद बहुत ही कम गिने चुने टॉपिक पे ही बात हो सकती है कि दिन कैसा गया, पढ़ाई कैसी चल रही है। ये एक ऐसा समय मिला जब पेरेंट्स बच्चे से हर पहलू पे बात कर पाए होंगे। तो ये तो उनके टाइम टेबल पे है कितना वो समय दे पाए। एक चीज़ जो ज़्यादातर पेरेंट्स मुझसे डिस्कशन पे, क्योंकि मैं रेगुलर उनके टच में रहती हूँ, वो मुझे एक चीज़ बहुत रेगुलर बेस पे बता रहे हैं। वो ये बात बता रहे हैं कि बच्चों के ऊपर जो माँ बाप का इफ़ेक्ट है वो टीचर से कम है, ऐसा सभी पेरेंट्स महसूस करते हैं। और उनका ये मानना है कि जितना डर एक टीचर का होता है, या जो प्रभाव वो बता पाते हैं, वो पेरेंट्स का नहीं है। शायद हम पेरेंट्स को एज अ टीचर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारे लिए गुरु अगर जो बता रहा है वो ही ठीक होता है। तो पेरेंट्स मुझे बता रहे हैं कि जब वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कोई नया कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर बच्चों का उतना नहीं बन पा रहा पेरेंट्स के ऊपर। तो वो एक गैप है। दूसरी बात, पेरेंट्स को एक चीज़ तो डेफिनेटली इस समय पता चली है कि
समग्र विकास के लिए, एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए विद्यालय का रोल उन्हें बहुत क्लियर हुआ, क्योंकि डिसिप्लिन घर पे पेरेंट्स का बनाना एक्चुअली डिफ़िकल्ट है। बच्चे टेम्परामेंट दिखाते हैं, पैम्पर्ड होते हैं, घर में और फैक्टर्स हैं, तो स्कूल का रोल उसमें उनको क्लियर हुआ। बाकी कुछ पेरेंट्स ने बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन भी बनाया, उन्हें समय बिताने का मौका मिला। ना केवल बच्चों के साथ, पेरेंट्स का आपस में, बहुत सारे कपल्स ने मुझे बताया कि शायद ये कोरोना पीरियड ऐसा रहा जब उन्होंने बच्चों के बारे में डिस्कस करा। और इस ड्यूरेशन में मैंने ये बहुत श्योर करा, जो अभी तक भी मैं कर रही हूँ, कि जितनी मुझे न्यूज़ मिली करियर से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो मैं लगातार पेरेंट्स के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, स्कूल फेसबुक के द्वारा भेजती रही। तो उन्होंने उसको पढ़कर बच्चों के साथ डिस्कशन करे और अच्छा रिव्यू है उनका। जी मैम, इसी के अंदर अगर हम बात करें भी, जहाँ भी टीचरों के भी मन में बड़ी खसक रहती है कि हम अपने बच्चों से मिलेंगे, रोज़ सुबह जाएंगे, बहुत से हमें बच्चे मिलेंगे, नई नई बातें बच्चे बताते हैं, नया एक्सपीरियंस बताते हैं, नए नए सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। मैं बच्चों तो अपने बच्चे जो थे वो अपने माँ बाप के संरक्षण में रहे। जो टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं टीचर्स के मन भी धीरे धीरे बच्चों जैसे हो जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, और देश भी लोग भी जानना चाहते हैं कि जो टीचर्स अध्यापक हैं उनकी दिनचर्या कैसे रही, तो उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया कोरोना काल के अंदर, और जो उनके मन में खसक थी अपने बच्चों के प्रति भी, उनकी एजुकेशन को लेकर काफ़ी चिंतित थे वो लोग। तो उनको समझ में नहीं स्टार्टिंग में आ रहा था कि कैसे क्लासें लें हम लोग, किस तरह से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा, जो ये आपका एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं आप एक बार बताएं। जी, टीचर्स का जो आप बता रहे हैं दिनचर्या बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। एक बिंदु पे मैं आपका ध्यान चाहूँगी कि जो हमारे टीचर के फ़ोन नंबर्स हैं वो बहुत पब्लिक हो गए, क्योंकि आप समझिए कि अगर एक टीचर 4 क्लासेस भी कवर कर रहा है और पर क्लास अगर 30 स्टूडेंट है, तो आप समझिए कि 120 बच्चों तक वो फ़ोन चले गए। और बच्चा बच्चा ही है और हम उसको बड़ा कैसे बना दें। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर बच्चे ने रात को, फादर 7 बजे घर आए, 8 बजे घर आए और फिर बच्चे को फ़ोन मिला, उसमें बच्चे को कोई डाउट है, तो बच्चे ने 9, साढ़े 9, 10, 11 बजे भी कई बार टीचर को कॉल कर दिया कि मैम ये समझ नहीं आ रहा। तो एक पॉइंट ये रहा कि थोड़ा टाइमलाइन, काम करने की टाइमलाइन मिक्स हो गई, घर और ऑफिस मिक्स हो गया। इसके अलावा जब टीचर्स ने घर पे अपने वीडियो बनाए, तो क्योंकि वो अपने घर में है, तो उनकी जो घर की प्राइवेसी है वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुई कि रिकॉर्डिंग में उनका, किसी का घर अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है, कुछ मिडिल फैमिली से भी हैं, वो भी चीज़ें थोड़ी सी डिस्क्लोज़ हुई, हमने महसूस कराई है। टीचर्स के लिए चैलेंज इस तरीके से बढ़ा कि क्योंकि वो घर पे हैं, ख़ास तौर से फीमेल टीचर्स, तो उनको घर भी मेंटेन करना है और उन्हें अपनी ऑनलाइन क्लास भी देनी है। मान लीजिए 10 बजे उनका लेक्चर है और 10 बजे अगर घर में गेस्ट आ गए हैं, तो अगर वो पहले स्कूल होते थे तो घर से बाहर हैं तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी फैमिली मेम्बर्स की, बट अगर वो अब घर पे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे से शेयर करा कि उसको भी निभाना है, साथ में फैमिली को भी टाइम देना है और साथ साथ ऑनलाइन क्लास को भी। तो उनके लिए मन में एक बड़ा उलझन रही कि इधर ऑनलाइन क्लास भी 10 से 11 का उनका पीरियड है, वो भी अटेंड करना और घर पे भी डिस्टर्बेंस है, तो उनके लेक्चर के बीच में घर की भी आवाज़ आ रही है, तो मानसिक तौर से भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए बच्चों को पढ़ाते हुए। परंतु उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को जितना हो सका निभाने की कोशिश करी और ये प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट सेक्टर्स स्टार्टिंग में पेमेंट भी नहीं कर पाए, वो भी एक चैलेंज रहा। परंतु उन्होंने बहुत हाई मोरल, हमारी टीचर कम्युनिटी ने एक हाई मोरल दिखाया कि पेमेंट को और टीचिंग को उन्होंने बहुत जोड़ा नहीं और एक चैलेंज लिया कि अगर कोई डिफ़िकल्ट समय है तो वो परिवार को अपने स्टूडेंट्स का साथ ना छोड़ें। वहीं पे पेरेंट्स ने भी बहुत साथ निभाया है स्कूल का, कि उन्होंने भी समझा है कि दूर रहकर हमें कैसे पढ़ना है, जो उनके रोल्स थे, उनकी ड्यूटी थी, वो उन्होंने भी निभाने की कोशिश करी अपनी समझ के अनुसार। मगर मुझे लगता है कि तीनों पक्ष ने, माता पिता ने भी, बच्चों ने भी और टीचर ने भी इसको पार करने के जितने संभव प्रयास थे करे। कुछ कमी रही, कुछ नोक-झोंक रही, कुछ राह प्रॉब्लम्स रही, लेकिन उस सब को हमने पार किया है। जी मैम, जिस तरह से अब टॉपिक है हमारा कि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है,
आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में इसको गिरने से कैसे बचाया जा सकता है? जी, शिक्षा का स्तर हमारे गिरने का एक बहुत बेसिक कारण है कि हमारे गुरु ट्यूटर्स ना बन जाएं। जी। अगर हम अपने हिस्ट्री को देखें, आईबी बोर्ड एक इंटरनेशनल बोर्ड है और इसकी बहुत प्रसिद्धि है। इसकी आईबी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों का अलग ही डेवलपमेंट होता है और उसको मैंने जितना स्टडी करा है वो हमारे गुरुकुल कल्चर पे बेस्ड है। इवन आईबी बोर्ड वाले भी ये मानते हैं कि उन्होंने गुरुकुल सिस्टम से ही इंस्पिरेशन लिया अपनी एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रधानाचार्य हैं स्कूल के, जब वो इंटरव्यू लेते हैं टीचर्स का, आप एक बात ज़रूर चेक करें कि टीचर के लिए टीचिंग जॉब एज अ बाय चांस ना हो, या कहते हैं बाय लक, वो ना हो, उनको पैशन हो एजुकेशन का। और टीचर से भी मेरा ये अनुरोध है कि कई बार ऐसा होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ हम सोचते हैं कि टीचिंग कर लें, जिससे कि हमारी तैयारी भी होती रहेगी और कुछ इनकम भी आएगी। बट उस ड्यूरेशन में आप ऑनेस्ट रहें, क्योंकि आप वो जो काम कर रहे हैं वो समाज का निर्माण है। आप जो है समाज निर्माण का कार्य कर रहे हैं, आप बहुत विशेष हैं हमारे लिए। तो उसको आप बैलेंस करें, जस्टिफाई करें, आप डिससेटिस्फेक्शन से ना करें उस काम को। इसी के साथ साथ हमें ऐसे टीचर्स ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। स्कूल में लगातार जो है टीचर्स ट्रेनिंग का जो है संचालन किया जाए, उसको ऑर्गेनाइज़ करा जाए। और स्तर गिरने का, जैसे कि आपने सर बात कही, तो मैं मानती हूँ कि शिक्षा को 3 लेवल पे हमें पढ़ाना है। सबसे पहली बात है मोरल एजुकेशन। स्कूल ही ये सिखाता है कि आप ऑफिस टाइम पर पहुंचेंगे, क्योंकि स्कूल में आपको 7 बजे पहुंचना है तो 7 बजे ही पहुंचना है। तो अगर आप ऑफिस लेट जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल में भी लेट थे। स्कूल हमें सिखाता है कि हमें रोज़ का काम रोज़ करना है, तो हम ऑफिस में भी ज़्यादा सिस्टमैटिक होंगे। टाइम मैनेजमेंट हमारे अंदर स्कूल से ही आएगा। तो स्कूल जो है पहली चीज़ सिखाता है जीवन जीने की पद्धति, हमारा मोरल सिखाता है, बड़ों को विश करना। आप क्लास में जाते हैं, सभी बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वी आर लर्निंग हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स। सेकंड आता है हमारा एक सामाजिक ज्ञान, एक अवेयरनेस कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, पार्लियामेंट हाउस क्या होता है, हमारे गांव का सरपंच क्या होता है, हमारे रेलवे स्टेशन कैसे चलते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, बिजली कैसे उत्पन्न होती है। एक बेसिक जानकारी जो हमारे को समाज की पकड़ बनाने में मजबूत करती है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है इनोवेशन। हमारे बच्चों को क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। भारत सरकार स्किल इंडिया के ऊपर बहुत प्रचार कर रही है, जिसकी आवश्यकता है। अगर हमें स्किल्स नहीं होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब ये 3 लेवल को हमने कवर करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारा प्री प्राइमरी स्कूल है, इसमें हमारा 80% फोकस बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने में, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाने में, मोरल सिखाने में, क्योंकि मन चंचल है। अगर उस समय बच्चा CAT कैट थोड़ा कम भी सीखेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ये ज़रूर सीख जाए कि सुबह उठ के दादा दादी के पैर छूने हैं, पापा अगर ऑफिस से घर आए हैं तो पानी का ग्लास देना है, सबको नमस्ते करनी है। ये प्री प्राइमरी स्कूल की बेसिक प्रायोरिटी हमारे लिए रहे। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में, ख़ास तौर से प्राइमरी स्कूल, हमारी बेसिक अवेयरनेस, हमारे को रीडिंग स्किल्स आ जाएं, राइटिंग स्किल्स आ जाएं, इस पे ज़्यादा फोकस करें। मिडिल से हम शुरुआत करें और सीनियर क्लासेस में तो श्योरली हम इस पे काम करें। हर बोर्ड आपको इंटरनल मार्क्स का रेंज देता है, जिसको हम सिर्फ पेपर वर्क ना समझें, वहाँ हम इनोवेशन पे काम करें और 12वीं पास करते करते हम इन तीनों चीज़ों को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अनुरोध करूँगी पेरेंट्स से कि कई बार बच्चों को स्कूल में कोई बात सिखाई जाती है, प्यार से भी सिखाना पड़ता है, कई बार डांट के भी सिखाना पड़ता है। तो जब बच्चा आपके पास घर आकर बोल दे कि आज मैम ने मुझे मारा है या मैम ने मेरे को सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, तो आप उसको सुन लें और उसको नोट करके पर्सनली 1-to-1 आप टीचर से मिलें। आप बच्चे के सामने उसको उजागर ना करें, इससे बच्चे के मन पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो अपने से बड़े उम्र के लोगों को प्रश्न चिन्ह लगाता है।
तो आज वो टीचर से शुरुआत शायद करे, परंतु कल वो माता पिता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। तो आप उसको समझें कि इसको अलग हमें रखना है। इसी प्रकार टीचर्स भी फूल ना तोड़ें, कहने की बजाय फूल बाग को सुंदर बनाते हैं और फूल पेड़ों पर ही अच्छे लगते हैं, इस तरीके से समझाएं, यानी कि सकारात्मक अपनी जो है अप्रोच रखें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, तो मुझे लगता है कि शिक्षा का स्तर हम सुधार सकते हैं। दूसरा आखिरी पहलू जो मैं इस पे बात करूँगी, हमारे स्कूल सोशल ईवल्स पे बात नहीं करते, जो गलत है। हमें सोशल ईवल्स पर स्कूल में बात करनी चाहिए। हमारे पास सोशल स्टडी का पीरियड है, हमारे पास साइंस का लेक्चर है, जब हम एयर पॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, जब हम वाटर पोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, जब हम ह्यूमन राइट्स पढ़ा रहे हैं, हमारे पास उसी समय वक्त है। हम इन चीज़ों पर बच्चों से बात करें और उनको उसी समय जो है मोरल और नैतिकता से जोड़ें। न्यूज़ जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हम ऐसी चीज़ें जोड़े, जैसे कि चीटिंग करते हुए अगर बच्चे पढ़े गए, मुझे लगता है ऐसी न्यूज़ स्कूल कवर नहीं करते, लेकिन हम करते हैं। हमारे स्कूल में टीचर्स और हम बच्चों को बताते हैं, देखिए अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसकी पनिशमेंट है। तो उससे बच्चा गलत और सही की पहचान करना सीखेगा, और जितनी उसको पहचान होगी तो समाज में शिक्षा और हमारे समाज का स्तर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जी मैम, आपने बहुत अच्छे सवालों का जवाब दिया है। मैम, एक जो पर्सनली मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ आपके स्कूल की, कि आपके स्कूल का एक बहुत बड़ा चैलेंज है भी, आप इतने बच्चों को पढ़ाते हो, लगभग 1000 के लगभग बच्चे आपके स्कूल में हैं, और महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी के नेतृत्व में ये स्कूल चलता है। बहुत बड़ा खर्चा होता है, आपके स्कूल की फीसें बड़ी कम है, तो आप लोग कैसे मैनेज किया आपने पूरा का पूरा 1 साल? ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसमें स्वामी जी का तो बहुत बड़ा योगदान रहा, आपके संस्थान का काफ़ी बड़ा योगदान रहा, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ इतना बड़ा सिस्टम, इसको मैनेज करना, ये आपको कहाँ तक, कैसे आप लोगों ने इसको मैनेज किया? मैंने गुरुजी से ही सीखा है, स्वामी धर्मदेव जी से, कि आश्रम का अर्थ ही देना होता है। तो ये जो हमारे आश्रम है, हमारे संत समाज है, ये समाज में देने का काम करता है। इसी तरीके से ये स्कूल पिछले 30 वर्षों से लगातार इस गांव की सेवा कर रहा है। महाराज श्री का संकल्प है कि चाहे हमारे स्कूल में 1 बच्चा हो और चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, आपने सभी बच्चों को पढ़ाना है, चाहे कोई फ़ीस दे सकता है, सामर्थ्य है या असमर्थ है। तो जो भी सिस्टम है उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा बैकअप प्लान बनाया हुआ है। हमारी ट्रस्ट है, अगर कहीं हमें प्रॉब्लम आती है तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ साथ कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग। तो ना केवल मैनेजमेंट तो फॉर श्योर हमारे फाइनेंस बहुत अच्छे से संभाल रहा है, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं वो भी समाज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी इस ड्यूरेशन में स्कूल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को समझा और साथ दिया। उन्होंने भी ये समझते हुए कि ये स्कूल हमारा है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हमारे हैं, हमारा साथ दिया और कंटिन्यू रखा पढ़ाने को। और ये जो संस्था है, इसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा, काफ़ी खर्चा होता है, परंतु आश्रम और हमारे गुरुश्री कहते हैं कि समाज निर्माण हमने करना है। हम सृष्टि के रचिता हैं, किस तरीके से, क्योंकि हम यूथ पर काम कर रहे हैं, हम यंग जनरेशन पे काम कर रहे हैं। और पटौदी रहते हुए भी ऑल ओवर इंडिया हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल में हैं। दिल्ली में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भूरा रानी में, पटौदी में, गोंदर गांव में। तो सभी को वो मैनेज करते हैं, उसको देखते रहते हैं, कहीं पे कोई कमी होती है तो वो उसको हमारी मदद कराते हैं। सभी प्रोजेक्ट्स में उनके एक शिष्य संभाल रहे हैं, प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर श्री गोविंद जी यहाँ का लुक आफ्टर करते हैं, तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमें लगता है कि पिता का हाथ हमारे सिर पे है। तो जैसे एक घर के अंदर कोई कमी नहीं होने देता पिता, उसी तरीके से हमारे इस विद्यालय में कभी भी महाराज श्री ने कमी नहीं होने दी। जी, संतों का बहुत बड़ा योगदान है समाज को नई दिशा देने का। राखी मैडम, आपने अब तक टाइम से बात की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जी, मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल्स पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस तरह की मैंने आपको ये खबर दिखाई है, ये हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि
समाज के हित के लिए या समाज में हमारे नए भविष्य के लिए जो हो रहा है वो हम आपको दिखाएं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।